नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के जरिए कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नोटिस थमाया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन फैलाने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने बीजेपी कांग्रेस को नोटिस जारी कर 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। हालांकि आचार संहिता के उल्लंघन पर सजा के मामले में चुनाव आयोग का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। ज्यादातर मामलों में चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है और अगर सजा मिली भी है तो बेहद मामूली। ऐसे में पीएम मोदी और राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस कितना कारगर साबित होगा और क्या इससे बेलगाम हो चुके नेताओं की जुबान पर लगाम लग सकेगी, ये बड़ा सवाल है। जंग में सब कुछ जायज होता है। शायद इसी तर्ज पर लोकसभा की चुनावी जंग में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर ऐसे जहरीले तीर चलाए कि अब चुनाव आयोग को एक्शन में आना पड़ा है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जरिए कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों का संज्ञान लिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन फैलाने का आरोप लगाया था। अब चुनाव आयोग ने बीजेपी कांग्रेस को नोटिस जारी कर 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। पीएम मोदी को चुनाव आयोग ने जो नोटिस भेजा है वो इनके राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए भाषण के लिए है। वहीं पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का सर्वे कर घुसपैठियों में बांटने वाली है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया था। अब कांग्रेस की शिकायत पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजा है। उधर चुनाव आयोग के लपेटे में राहुल गांधी भी हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अपनी रैलियों में भाषा और शब्दों के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं। राहुल ने 11 अप्रैल को राजस्थान के बीकानेर में कहा था कि अगर 22 लोग भारत के 70 करोड़ लोगों से अधिक अमीर हैं, 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, और दो हिंदुस्तान बन गए। और आप देखते हो हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी रोज देखता है 20-25 अरबपति हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा कर देते हैं। हवाई जहाज में उड़ते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं और बैंक का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों को। बीजेपी का राहुल पर दूसरा आरोप था कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु में भाषा के आधार पर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की। राहुल गांधी अपने भाषणों में भाषा के आधार पर उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लिखित शिकायत में बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी पर कठोर कार्यवाही करने की मांग की थी। अब चुनाव आयोग ने राहुल को भी नोटिस थमा दिया है। चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के तहत पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके तहत पहले कदम के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघनों के आरोपों का जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को देना है।
वहीं राहुल गांधी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांगा गया है। इसमें उनसे कहा गया है कि वे 29 अप्रैल तक जवाब दें और अपने स्टार प्रचारकों को आचार संहिता का पालन करने को कहें। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों, विशेषकर स्टार प्रचारकों के आचरण की जिम्मेदारी लेनी होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि उच्च पदों पर बैठे लोगों के प्रचार भाषणों के अधिक गंभीर परिणाम होते हैं। स्टार प्रचारकों को अपने जरिए दिए जाने वाले भाषणों के लिए खुद तो जिम्मेदार होना ही होगा, लेकिन विवादित भाषणों के मामले में चुनाव आयोग पार्टी के प्रमुख से हर मामले पर जवाब मांगेगा। अब देखना है कि चुनाव आयोग के एक्शन पर बीजेपी कांग्रेस का क्या जवाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो चुनाव आयोग ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषणों पर नोटिस जारी किया है। ये नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 77 के तहत लागू किया गया है। आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग को पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषण में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें की गई थी। शिकायत में कहा गया कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों को बांटने और नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में करेंगे हम चर्चा। दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। डॉक्टर अविरल मलिक, पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। साथ ही पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया। पार्टी ने कहा चुनाव आयोग संपत्ति का बंटवारा वाले बयान पर एक्शन ले। पीएम की संपत्ति जब्त करने वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस और सीपीआईएम ने अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। अब इस पर आपको जवाब देना है। पर सर, प्रधानमंत्री का पद इस देश में बड़ा सम्मानजनक रहा है हमेशा से ही, लेकिन आजकल जिस तरीके से वो बिना सोचे समझे बयान दे रहे हैं उससे उनकी छवि पर भी असर पड़ेगा। देखिए, हम बिना समझे कुछ नहीं होते हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कांग्रेस की नीतियों को। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा इस बात को नहीं कहा गया था कि देश के सभी संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय का है? तो इस प्रकार की बात कैसे करी जा सकती है? और जो बाकी लोग हैं उनका अपमान कर रहे हैं, उन्हें गोयन दर्जे का नागरिक समझ रहे हैं, उनका सम्मान नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत दुखद बात है। और अगर मोदी जी इस बात को कह रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? हम तो केवल बात दिखा रहे हैं, जो उनके बयान है उनसे हम कोट कर रहे हैं, इसमें क्या समस्या है? ठीक है ना, तो ठीक है सर, धैर्य सर, आराम से बात करिए ना। डिबेट है, उसको डिबेट के तरीके से करिए। आते ही आप लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं। दर्शक भी जो सुन रहे हैं उनको भी क्या लगेगा कि कहां पर बैठे हैं आप। कम से कम धैर्य के साथ अपनी बातों को मंच पर रखिएगा। यहाँ पर आप ये बताइए कि आप लगातार कह रहे हैं मंचों से कि अगर कांग्रेस आती है सत्ता में तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी, देश की संपत्ति को अल्पसंख्यकों को बांट देगी, महिलाओं का सोना चांदी छीन लेगी। क्या आपको इस देश की महिलाएं इतनी बेवकूफ, इतनी मूर्ख नजर आती हैं कि कोई भी आएगा, उनका मंगलसूत्र छीन लेगा और चलता बनेगा और देश की महिलाएं हाथ पर हाथ खड़े रखे बैठी रहेंगी? देखिए, ये सवाल आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की ये पॉलिसी है। ये पॉलिसी हमारी नहीं है। हम कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम गरीबों की बात कर रहे हैं, हर वर्ग की बात कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए योजनाएं चलाने में विश्वास रख रहे हैं। हम जनधन खाते खुलवा रहे हैं, हम मुद्रा लोन दे रहे हैं, हम उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, सौभाग्य योजना की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रूरल पॉपुलेशन का डेवलपमेंट हो। हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, 3 तलाक बिल को हम लेकर आए, 370-35 से तो हम हटाते हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी
आज जो शराब हो चुकी है वो सबको नजर आ रहा है, देश में शांति किस प्रकार से हो ये सबको नजर आ रहा है। हमारे ठीक है सर, आपकी सारी बातों से सहमत है। आप लगातार इसी बात को कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, प्रथम चरण तक इसी मुद्दे पर आप चुनावों में थे भी, तमाम देश की जनता ने भी देखा। लेकिन जैसे ही दूसरे चरण का वो मतदान होने वाला है कल, उससे पहले जो आप लोगों की भाषा है वो पूरी तरीके से बदल गई। और भाषा बदली इसी वजह से कांग्रेस को भी जाना पड़ा ना चुनाव आयोग में, आपकी शिकायत करनी पड़ी। और सर, प्रधानमंत्री के बयान को आपत्तिजनक मानकर आयोग ने नोटिस भेजा है। ये कोई छोटी बात तो है नहीं, भले ही आयोग कोई बड़ी कार्रवाई ना करे, लेकिन प्रधानमंत्री का बयान ही आचार संहिता का उल्लंघन करे तो सर बाकी से क्या उम्मीद की जाएगी? चुनाव आयोग का हम सम्मान करते हैं और चुनाव आयोग का अपमान करने वाले लोग कांग्रेस के लोग हैं, आईटी का अपमान करने वाले लोग कांग्रेस के लोग हैं, सीबीआई का अपमान करने वाले लोग कांग्रेस के लोग हैं। ये ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, ईवीएम, ये 5 शब्द केवल इनके पास है। तो 2 और शब्द हैं, वो है अडानी और अंबानी। ये 7 शब्द केवल और केवल पूरे विपक्ष के पास है। इसके अलावा विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है। गठबंधन, समन्वय गठबंधन के पास 7 शब्दों के अलावा कुछ नहीं है। जनता की हित की ये बात नहीं कर रहे हैं, किसानों के विकास की ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। और हमने 10 साल जो काम किया वो पूरा है। 5 साल और हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान की हम बात कर रहे हैं। सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अगर आप लगातार बात कर रहे होते तो शायद आज ये डिबेट करने की हमें नौबत नहीं आती। इस तरह के जो विवादित बयान दिए गए हैं उस पर ईसी को आप लोगों से जवाब मांगने की नौबत नहीं आती। मैं वापस से आऊंगी आपके पास, आपका रुख करूंगी, लेकिन राकेश सिंह यादव जी, राहुल गांधी ने 12 अप्रैल को केरल की चुनावी सभा में गरीबी बढ़ने की बात कही थी। सर, उन्होंने ये भी कहा था कि 22 लोग भारत के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा अमीर हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो एक झटके में गरीबी समाप्त हो जाएगी। सर, बीजेपी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। सर, राहुल गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है, और इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। सर, ये बताइए, राहुल गांधी के पास कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी ऐसी चीज है जो एक झटके में वो गरीबी को दूर कर देंगे? कम से कम अगर आप जनता को बता देंगे तो हो सकता है इन चुनावों में आपको लाभ भी मिल जाए इसका। देखिए, तीनों बात जो राहुल जी ने बोली वो तीनों 100% सही बोली। अब चुनाव आयोग ने उसमें कौन सी बात गलत लगी और नोटिस दिया है, तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को नोटिस देना था तो मजबूरी में राहुल गांधी जी को भी एक नोटिस पहुंचा दो तो बराबर हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो बयान है वो देश को बांटने वाले हैं, देश में धर्म के आधार पर वो बयान दे रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए महिलाओं के मंगलसूत्र से लेकर सब जगह पहुंच गए हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो शोभा ही नहीं देती प्रधानमंत्री के पद से। लेकिन सर, आपको शोभा देता है, आपको शोभा देता है कि आप चुनाव आयोग के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, क्या ये आपको शोभा देता है? मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं सर, आपने अभी आपत्ति जताई ना, आपने कहा कि प्रधानमंत्री को तो नोटिस दिया, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी रही कि प्रधानमंत्री को दिया तो इसलिए राहुल गांधी को दे दिया। सर, मजबूरी क्यों होगी, क्यों मजबूरी होगी? हमारे देश उसके कारण है ना, उसके पीछे कारण है सर, उसके पीछे कई कारण है। वो कारण मैंने आपको गिनवाए भी, शुरुआत में ही वो कारण हमने आपको गिनवाए। तो फिर आप इस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। और मैं आपसे निवेदन भी करूंगी कि कम से कम चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह के आरोप तो मैं लगाऊंगा। जी ठीक है, जवाब दीजिए। लेकिन सर, अगर कहीं आप गलत बातें उठाएंगे तो रोकना मेरा कार्य है। कंप्लीट नहीं, मैं सही बात बोल रहा हूँ, गलत बात नहीं उठा रहा हूँ। चुनाव आयोग के पास जो अधिकार हैं उसमें 188 पे सैकड़ों FIR होती है, अनेक जगह मैंने भी कराई है। आज तक किसी को 200 रुपए जुर्माना भी नहीं हुआ है पिछले 10 साल के चुनाव में। तो वो बात आप छोड़ दीजिए कि चुनाव आयोग को बहुत बड़ा 29 तारीख को जवाब चला जाएगा प्रधानमंत्री जी का और बखेड़ा हो जाए, कुछ नहीं होना। चुनाव आयोग सिर्फ दर्शाता है, दिखाता है। अगर सख्त कार्रवाई करना थी तो प्रधानमंत्री जी को सीधा उनको पत्र देना था कि आपने ये बोला है, गलत बोला है, और आप अपने शब्द वापस लीजिए। चुनाव आयोग की कार्रवाई होती, PN सेशन जब ये कार्रवाई होती थी। आज का चुनाव आयोग वो कार्रवाई नहीं कर सकता, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। जो सत्य है वो स्वीकार कीजिए, देश में जो हालात है वो भी स्वीकार कीजिए। प्रधानमंत्री जी के जो शब्द हैं, क्या वो देश का सम्मान बढ़ाते हैं विश्व में?
क्या किसी भी इतनी कंट्री है वहां इसकी तारीफ होगी कि घुसपैठिए आए हैं, उनके बच्चे ज्यादा हो गए हैं, कांग्रेस आएगी तो उनके बच्चों को तुम्हारी कार बांट देगी, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगी, तुम्हारे 2 घर है तो 1 घर उनको चले जाएंगे। कौन सा मैनिफेस्टो में लिखा है? प्रधानमंत्री कौन सा मैनिफेस्टो पढ़ते हैं? कौन सी भाषा समझते हैं? क्या उनको हिंदी नहीं समझ में आती? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहाँ ये लिखा है? जब उनको बोला गया कि आप मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, हमारे अध्यक्ष उनको समझाने जा रहे थे, वो समय भी उन्होंने नहीं दिया। अभी भी लगातार वही रिकॉर्ड बजा रहे हैं। चुनाव आयोग के नोटिस मिलने के बाद भी आज की सभाओं में भी ऐसी बातें की, कल भी ऐसे करेंगे, एक चरण निपटने के बाद और इससे भी नीचे स्तर पर जाएंगे। लेकिन देश की जनता भी अब इन सब बातों को समझने लग गई है। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति से अब ऊपर आना चाहती है। उसको भी समझ में आ रहा है कि वो अपने एजेंडे पे बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने मैनिफेस्टो पे बात नहीं कर रहे हैं, क्या काम किए वो नहीं बता रहे हैं, क्या उपलब्धियां आई हैं वो नहीं बता रहे हैं, जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उस मैनिफेस्टो में उस पर बात नहीं कर रहे हैं। पुराने मैनिफेस्टो में क्या काम किए, नोटबंदी से कितना फायदा हुआ वो नहीं बता रहे हैं। मंगलसूत्र तो जब भी बिके थे लोगों के, नोटबंदी हुई थी, महिलाओं का पैसा जो घरों में रखा था आटे की बोरी में छिपा के, वो सब कुछ बर्बाद हो गया था, निकल गया था, उसके सामने आ गया था, वो नहीं बता रहे हैं। वो क्यों मैं आऊंगी सर आप ही के पास। जीएसटी की दरें जब करी थी, पूरा देश ऐसे जाल में जकड़ा गया, जहाँ 2-3 तरह के रेट ऐसे कर दिए थे कि दूध और दही पे भी टैक्स लगा दिया था। ये सब हुआ है इसी देश में, इसी मोदी सरकार में हुआ है। उसकी बात वो नहीं करते हैं। 19 में जो दावे करे थे 1 लाख करोड़ का पैकेज, इतनी नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां, सब कुछ। अरे ठीक है सर, उन्होंने जो दावे किए, ठीक है, जो दावे किए उन्होंने तो किए, लेकिन आप भी तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना जिन बातों का कोई सिर पैर ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि मतलब एक झटके से गरीबी को हम दूर कर देंगे। मैंने तो पूछा भी कौन सा वो फॉर्मूला है, जनता के बीच आप लोग जरा बता भी दीजिए, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि चुनावों में आपको उसका लाभ भी मिल जाए। मैं वापस से आऊंगी सर, मैं वापस आऊंगी, आपको फिर से समय दूंगी मैं। लेकिन अभी जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे यहाँ पर राकेश सिंह यादव जी, डॉक्टर अविरल मलिक, और वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को तो नोटिस देना ही था, लेकिन चुनाव आयोग की मजबूरी रही कि उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी को भी नोटिस दे दिया। इस पर तो आप जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को चिट्ठी लिखकर वक्त मांगा और कहा कि आपको न्याय पत्र समझाना चाहता हूं ताकि पीएम के रूप में आप गलत बयान ना दें। इस पर भी आपका जवाब। हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हम चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ते हैं, उस पर ये नहीं बोलेंगे, और अपने विषय पर ये कभी नहीं बोलेंगे। धीरज साहू के विषय पर ये बोले। हम तो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, विमेन रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, सवर्ण आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, 3 तलाक बिल की हम बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ की हम बात कर रहे हैं। उस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहते? आपके जनता जानना चाहती है। ये बोले पालघर के विषय पर, ये बोले संदेश खाली के विषय पर, ये बोले कश्मीरी पंडितों के विषय पर, टीकालाल जी टपलू के विषय पर ये कुछ बोले। इन्हें बोलना चाहिए। कन्हैयालाल टेलर के विषय पर ये क्यों नहीं बोलते हैं? जिस प्रकार से संतों की निर्मम हत्या होती है पालघर में, उस विषय पर ये कभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम एक और सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, सबके लिए योजनाएं चला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की आप बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ जनधन योजना से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तक, नोटबंदी की बात कर लीजिए, हमारी उपलब्धियां हैं नोटबंदी से। लेकिन इन्हें पीड़ा होती है क्योंकि इनका नुकसान हुआ। ये जीएसटी को नहीं समझ रहे हैं, जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जगह ये गवर्नमेंट टैक्स कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझदारी इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। ये अडानी अंबानी चिल्लाएंगे, लेकिन अडानी के साथ तेलंगाना की इनकी सरकार एमओयू साइन करती है, तो आखिर वो क्यों करती है उसका एक उत्तर दे जरा। ये मुद्रा योजना की हम बात कर रहे हैं, हम उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, हम सुरक्षा बीमा योजना की बात कर रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। ठीक है, राकेश सिंह यादव जी आप जवाब दे दीजिए जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं डॉक्टर अविरल मलिक। और सर एक चीज और, ऊंचे पद पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों का असर ज्यादा गंभीर होता है, आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन सर क्या कारण है कि आप लोग चुनावों में मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं? इस बार हवाई बातें करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, बस यही रह गया है इस बार के चुनावों में। क्या आपने जो इस देश में इतने साल तक राज किया, जो इतने कार्य किए, क्या उन कार्यों पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? मेरा दोनों से ही सवाल है। मैं पहले इस पर जवाब राकेश सिंह यादव जी आपसे लेना चाहूंगी।
देखिए, अभी मैं पूरी बात सुन रहा था, बीजेपी प्रवक्ता तमाम योजनाएं गिना रहे थे, लेकिन इसके प्रधानमंत्री तो हिंदू मुस्लिम पे आ गए, मंगलसूत्र पे आ गए। वो तो बता ही नहीं रहे कि योजना में हमने काम किया है, हमने 3 तलाक का काम करा। बोलने से डरते हैं, करा है, लेकिन हिंदू वोट कट जाएंगे तो बताना नहीं, मैनिफेस्टो में लिखना नहीं, एक ही जगह लिखा है उन्होंने। हज पे उन्होंने काफी यात्राओं के लिए वो बढ़ा दी है सुविधा, वो नहीं बोलेंगे मुंह से। क्यों? क्योंकि हिंदू वोटों का पोलराइजेशन नहीं होगा। मतलब पिछले हाथ से काम करेंगे, बताएंगे नहीं। मंच पे आके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मुसलमानों के लिए हमने भी ये करा है। वो नहीं, वो कांग्रेस ही करती है, वो पाकिस्तान ही करता है। तो ये दो मुही नीति है प्रधानमंत्री की। वो जानते हैं कि चुनाव हार रहे हैं। अब बोखलाहट में अंतिम चारा हिंदू मुस्लिम ही बचता है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही इसी नारे के साथ हुआ है। उनकी पद्धति ये रही है चुनाव की, जब जब उनको लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, वो सीधे हिंदू मुस्लिम अन्य मामलों में, धार्मिक मामलों में आ जाते हैं। पुराने बयान निकाल के नेताओं के लाएंगे, कभी शहजादा बोलेंगे, कभी क्या बोलेंगे, सब कुछ करते हैं। अगर काम करा है तो क्या जरूरत है प्रधानमंत्री को ये सब करने की? अपने काम बताए ना भाई। विपक्ष तो 70 साल से कुछ नहीं करा, हम तो बेकार थे, देश भी इनने बनाया, 14 में आजाद हुआ। अरे तो अपने 9 साल के काम बताओ ना जनता को, डर क्यों रहे हो? अब तो हिंदू मुस्लिम कर लो, तो हार रहे हैं, बोखलाहट है, इसलिए स्थिति अब उनकी खराब होती जा रही है। इस चरण के बाद आप देखेंगे इससे भी नीचे स्तर पे जाएंगे, और भी बातें ऐसी आएंगी। ठीक है डॉक्टर मलिक, राकेश सिंह यादव जी का कहना है कि आप लोग हार रहे हैं और इसी वजह से इस तरह की जो बौखलाहट है वो मंचों से नजर आ रही है। इसी वजह से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की बात की जाए या फिर प्रधानमंत्री की बात की जाए, वो इस तरह के बयान देने लगे हैं। और ये बात तो सही है कि सर 10 साल के भीतर आपने बहुत कार्य किया है, कार्य गिनाने के लिए आपके पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तमाम देश की जनता भी देख रही है कि उन कार्यों को आप मंचों से नहीं गिना रहे हैं। अगर आप मंच पर जा रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं? मटन की बात करेंगे, मछली की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे। क्या सिर्फ यही मुद्दे रह गए हैं? पहले चुनावों में होता था, सड़क की बात होती थी, बिजली की बात होती थी, पानी की बात होती थी, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनकी बात होती थी, लेकिन आजकल वो जो मुद्दे हैं कहीं गायब हो गए हैं। क्या कारण है सर? देखिए, हर घर तक बिजली हमने पहुंचाई, जल शक्ति मंत्रालय का गठन हमारे द्वारा इस प्रकार से किया गया। अब कैबिनेट में उसको लीड कर रहे हैं, तो ये सारे विकास कार्य सबको नजर आ रहे हैं और हम विकास कार्य गिना रहे हैं, हम उपलब्धियां गिना रहे हैं। वो सबको चुनाव प्रचार में क्यों गायब है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? हम उपलब्धियां गिना रहे हैं और जनता जानती है। अच्छा, वो तो आ जाते हैं मंगलसूत्र पे, इसी देश में रहते हैं, कभी घुसपैठियों पे, कभी जिसके ज्यादा बच्चे हैं वो, लेकिन उपलब्धि तो नहीं गिना रहे हैं इसकी सभा में। लाभार्थियों को जब तो नोटिस मिला चुनाव आयोग का, उपलब्धि गिनाते हैं तो नोटिस देते ही नहीं चुनाव आयोग। उनको कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है? उल्लंघन किया प्रधानमंत्री। राकेश सिंह यादव जी कंप्लीट करने दीजिए सर उनको। योजना हमारे द्वारा चलाई जाती है, हम बेघरों को घर देते हैं, वो सबको नजर आ रहा है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबके लिए बराबरी के साथ काम कर रहे हैं। सबके साथ की हम जो बात कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है, लेकिन ये एक वर्ग के साथ और एक वर्ग की विकास की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम एक वर्ग के साथ और एक वर्ग के विकास की बात नहीं करते। अच्छा सर ये बताइए, चलिए मैं ये कहती हूँ प्रधानमंत्री की हम यहाँ पर बात नहीं करते, न बाकी मुख्यमंत्रियों की बात करते। क्या आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है? नहीं सर बताइए ना, आप मुझे बताइए सर क्या लिखा है सर? सर एक दो बातें, एक दो पॉइंट जो प्रधानमंत्री ने मंच से या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने या फिर बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों ने मंच से नहीं कही हो, उसके अलावा कोई ऐसी बात आपके पास हो अगर आपने वाकई मैनिफेस्टो पढ़ा हो तो? क्योंकि लगातार यहाँ पर यही कहा जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को कह रहे हैं, राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं, प्रियंका गांधी इस बात को कह रही हैं कि भैया कम से कम पहले आप मैनिफेस्टो पढ़ तो लीजिए, पढ़िए, उसके बाद आप मंच से जनता को गुमराह करिए। लेकिन आप सिर्फ गुमराह करने का ही कार्य कर रहे हैं, मैनिफेस्टो आपने पढ़ा तक नहीं है। नहीं, मैं देखिए बता देता हूँ, ये कह रहे हैं मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है, सबने पढ़ा मैनिफेस्टो, लेकिन जहां तक बात है खड़गे जी की, खड़गे जी कह रहे हैं मोदी से समय मांग रहे हैं मिलने के लिए और समझाने के लिए। तो खड़गे जी मोदी से क्यों मिलना चाहते हैं, क्यों समझाना चाहते हैं? खड़गे जी जाएं और गरीबों के घर में जाकर मैनिफेस्टो को समझाएं। जो हमारे मन में सवाल है ये जनता के द्वारा हमें दिए गए हैं सवाल, जनता के सवाल है, जनता के मध्य में जाए। तो नहीं ये जनता के मध्य में जाना चाहते, गरीबों के बीच ये जाना नहीं चाहते हैं। ये केवल कोठियों में बैठना जानते हैं, एसी कमरों में बैठना जानते हैं, ऑफिस में बैठना
तरीके से प्रचार लगातार किया जा रहा है, राकेश सिंह यादव जी, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री से क्यों मिलना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मैनिफेस्टो की अगर बात है तो गरीबों के पास जाइए और वहीं पर जाकर आप ये बताइए कि किसने झूठ बोला है और कौन सच बोल रहा है। जनता को ही, क्योंकि मतदान करना है तो जनता को ही जाकर समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।